नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की बात करेंगे। ये किताब जिंदगी के संघर्षों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरी चर्चा एक सीधी और शायद थोड़ी सी असहज करने वाली सच्चाई से शुरू होती है। किताब कहती है कि संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, उससे बचा नहीं जा सकता, ये तो होना ही है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि संघर्ष होगा या नहीं, बल्कि ये है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। और बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ जीतने या हारने की बात नहीं है, नहीं, बात है कि कैसे समझदारी से आगे बढ़ा जाए, कैसे सीखा जाए और कैसे हर संघर्ष के बाद और मजबूत बना जाए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब किताब युद्ध शब्द का इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब सिर्फ सेना की लड़ाइयों से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक मेटाफर है, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में, हर जगह होने वाले टकराव के लिए। अच्छा, ये सोचना बहुत आसान है कि अरे ये सब रणनीतियां तो बस अग्रेसिव लोगों के लिए हैं। लेकिन किताब का तर्क है कि ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। असल में ये स्ट्रेटेजिक स्किल्स, ये हर किसी के लिए एक जरूरी लाइफ स्किल है, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने। जरा बोर्नियो की जनजातियों का ये उदाहरण देखिए। ये हमारी आम सोच को बिल्कुल हिला कर रख देता है। जो कबीले लड़ाई झगड़े से दूर भागते थे वो वक्त के साथ कमजोर पड़ गए, और वहीं दूसरी तरफ जो लड़ते रहे वो सामाजिक और हैरान करने वाली बात है, नैतिक रूप से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। ये एक बहुत गहरा पैराडॉक्स है ना, कि संघर्ष से जुड़ने पर ही एक मजबूत समाज बन सकता है। तो सवाल ये है कि एक अच्छा रणनीतिकार, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट बनने का पहला कदम क्या है? किताब का जवाब बिल्कुल साफ है। सबसे पहली और सबसे जरूरी लड़ाई वो अंदर लड़ी जाती है। बाहरी दुनिया को समझने से पहले खुद पर काबू पाना होगा। ईसप की ये कहानी, ये सेल्फ कंट्रोल के पहले कदम को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना, कि डर पर काबू पाना है। जब हम किसी चीज का सामना बार बार करते हैं तो धीरे धीरे हमारा डर कम हो जाता है और हमारा दिमाग वो ज्यादा साफ और शांत हो जाता है। और इसी अंदरूनी स्थिरता का एक बहुत पावरफुल सिंबल है जापानीज कॉन्सेप्ट हारा। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टेट है जिसे महसूस किया जा सकता है। ये वो अंदर की शांति है जो किसी को काम पर, एक टेंस मीटिंग में या किसी मुश्किल पर्सनल बातचीत के दौरान भी शांत और फोकस्ड रखती है। अब देखिए, हारा होने और न होने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो इंसान है जो तूफान में भी चट्टान की तरह खड़ा है, सोच समझकर फैसले ले रहा है, और दूसरी तरफ वो जो हवा के हर झोंके से डगमगा जाता है और बस अपनी भावनाओं के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अंदर का संतुलन ही बाहर की सफलता की नींव है। इस कहानी में गौर करने वाली बात क्या है? चाय मास्टर ने कोई तलवार उठाई ही नहीं। उसकी अंदर की शांति, उसका कंपोजर ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने अपनी शांति से लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। ये बात साबित करती है कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर सबसे शांत होती है। सेल्फ कंट्रोल का एक और जबरदस्त तरीका है एक अर्जेंसी पैदा करना। सुन त्सू की डेथ ग्राउंड स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही करती है। सोचिए, जब पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना हो, जैसा हर्नैन कोर्टेज ने अपने जहाज डुबोकर किया था, तो फिर अपनी पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। दोस्तोयेव्स्की के इस अनुभव से ज्यादा गहरा शायद ही कुछ हो। जब उन्हें लगा कि बस अब मौत निश्चित है, तो जिंदगी का एक एक पल कीमती हो गया। अपनी मॉर्टैलिटी का सामना करने से एक ऐसा अटूट मकसद, एक ऐसा फोकस मिलता है जो किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा, तो जब इस तरह की अंदरूनी क्लैरिटी मिल जाती है, जब डर और भावनाओं पर काबू हो जाता है, तभी बाहरी दुनिया साफ साफ दिखनी शुरू होती है। और बस यहीं से हम अगले पड़ाव पर आते हैं, अपने विरोधी को समझना। देखिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना सिर्फ जासूसों का काम नहीं होता। ये तो ह्यूमन नेचर का एक बेहतर स्टूडेंट बनने जैसा है। लोग लगातार जाने अनजाने में ऐसे सिग्नल्स भेजते रहते हैं जो उनके असली इरादों को जाहिर कर देते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने और सुनने की कला सीखने की। सीपीओ अफ्रीकानिस का ये उदाहरण स्ट्रैटेजी का एक मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने हैनिबल की अजेय सेना की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने सवाल पूछा, ये सेना, ये खड़ी किस चीज पर है? और फिर उन्होंने उन स्तंभों पर हमला किया,
उसके पैसे पर, उसकी सप्लाई पर, उसके साथियों पर। तो मतलब ये है कि विरोधी के मुक्के पर ध्यान देने के बजाय उन पैरों पर हमला करो जो उसे खड़ा रखे हुए हैं। तो अंदरूनी महारत हासिल हो गई, सामने वाले की समझ भी आ गई। अब वक्त है डिसाइसिव एक्शन लेने का। लेकिन सबसे असरदार एक्शन अक्सर वो होते हैं जिनकी किसी को उम्मीद ही नहीं होती। जुजुत्सु की स्ट्रैटेजी को ही ले लीजिए। ये बिना अग्रेसिव दिखे लड़ने का एक शानदार तरीका है। आप सामने वाले की ही ताकत और रफ्तार का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करते हैं। नतीजा, वो खुद को थका देता है जबकि आपकी एनर्जी बची रहती है। ये ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीतने की कला है। ब्लिट्सक्रीग, या जिसे बिजली युद्ध भी कहते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं है, ये है स्पीड और साइकोलॉजिकल शॉक के बारे में। ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़ी दीवार को जोर लगाकर तोड़ने के बजाय आप उसकी सबसे कमजोर ईंट ढूंढते हैं और बस उसे हटा देते हैं, और पूरी दीवार खुद ब खुद ढह जाती है। मे वेस्ट की ये कहानी अनकन्वेंशनल नेगोशिएशन का एक जबरदस्त उदाहरण है। उन्होंने नियमों के हिसाब से खेलने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि वो बहुत कुछ खो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। और इसी हिम्मत ने उन्हें एक कमजोर पोजीशन से एब्सोल्यूट पावर तक पहुंचा दिया। और अब हम आखिरी और शायद सबसे मुश्किल स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल पर आते हैं। ये जानना कि कब रुकना है, कब पीछे हटना है। ये भयानक टाइमलाइन दिखाती है कि एक हारी हुई लड़ाई में सिर्फ अपनी जिद और घमंड की वजह से टिके रहने का अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। अंग्रेजों ने सारे सिग्नल्स को अनदेखा किया। उन्होंने तब तक पीछे हटने से मना कर दिया जब तक कि बहुत देर नहीं हो चुकी थी, और नतीजा लगभग पूरी तबाही। और ये कोट इस सबक को बिल्कुल साफ साफ बताता है। कभी-कभी सबसे समझदारी भरा कदम हार मानकर आगे बढ़ जाना होता है। याद रखिए, एक लड़ाई हारना पूरी जंग हारने से कहीं बेहतर है। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये सारी रणनीतियां, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कुछ नैतिक सवाल भी खड़े करती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, वो कौन सी बारीक रेखा है जो एक रणनीतिकार को एक मैनिपुलेटिव इंसान से अलग करती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।